नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ महीनों से लगातार यूरोप से बड़ी खबर आ रही थी कि वहां पर 2035 से कोई भी पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियां नहीं बिकेंगी। नाउ जस्ट इमेजिन, ये जो खबर आ रही थी वहां के ऑटो मेकर्स के लिए बहुत बड़ा झटका था। आप सोचिए, जो लेगेसी कंपनीज हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, तो कहते हैं ना जर्मन इंजीनियरिंग, तो उनका क्या होगा? वो तो यहाँ पर बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन के ऊपर काफी प्रेशर आ गया था कि इस पॉलिसी में बदलाव किया जाए। और फाइनली आप देख सकते हो, जिसके बारे में कल से काफी चर्चा हो रही है, दैट इज यूरोपियन यूनियन इजेज लैंडमार्क बैन ऑन न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स टू बूस्ट ऑटो इंडस्ट्री। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूरोपियन यूनियन, इसका असर पूरे दुनिया पर होगा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज पर, भारत जैसे देश के ऊपर, जो यहाँ पर पॉलिसी बनाने की सोच रही है कि आगे किस तरह से आगे बढ़ा जाए। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्या उसको खुली छूट दे दिया जाए, क्या हम भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर बैन लगाएं। तो वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में वीडियो में, एक होलिस्टिक पिक्चर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल तक 18 दिसंबर तक आपके पास मौका है हमारे किसी भी बैच को एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने का फाइनल माइल सेल में। यहां पर जैसे 2026 का जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, ये आप ले सकते हो ये सारे फीचर्स के साथ, या फिर 2027 की जो तैयारी है, इसमें आपको बेसिकली प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, यूज करिए कोड अंकित लाइव, और साथ ही साथ यहां पर फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन का ओरिजिनल प्लान क्या था, उन्होंने क्यों बैन लगाया था, क्या प्लान था। देखिए, 2035 से ये डिसाइड किया गया, मतलब 2000, वैसे तो ये डिसीजन 1.5-2 साल पहले ही आ गया था। यूरोपियन यूनियन ने एक रेगुलेशन मैंडेट कर दिया, 2035 से यूरोप के अंदर कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए जो पेट्रोल और डीजल से चले। मतलब यहां पर आप देख सकते हो, नो न्यू पेट्रोल कार्स, नो न्यू डीजल कार्स, नो कन्वेंशनल हाइब्रिड। मतलब जो भी गाड़ी बिकेगी यूरोप के अंदर 2035 से, ये बोला गया, वो जीरो एमिशन वाली होनी चाहिए। कहने का मतलब है, या तो वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, या फिर जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल हैं, इसी को परमिट किया जा रहा था 2035। और उसका कारण क्या दिया गया? क्लाइमेट। मतलब कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है, इट अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ टोटल यूरोपियन यूनियंस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। और इसीलिए बोला गया कि गाड़ियों को बंद करना होगा जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं। एंड कार्स अलोन कंट्रीब्यूट 60% ऑफ ट्रांसपोर्ट एमिशन। तो इसीलिए ब्लेम किया गया पेट्रोल डीजल गाड़ियों के ऊपर। और ये जो बैन है, इट वाज की पिलर, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो फिट फॉर 55 क्लाइमेट पैकेज है, जिसका मेन एम था कि यहां पर जो एमिशन है वो 2030 तक 55% कम किया जाएगा, और यहां पर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी 2050 तक अचीव की जाएगी। तो उसका एक बड़ा पिलर था कि आपको पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बैन करनी होंगी। एंड आप समझिए, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे ना, यूरोपियन यूनियन का ये जो डिसीजन था, वो सबसे स्ट्रिक्टेस्ट माना जा रहा था ऑटोमोबाइल एमिशन रिजीम्स इन द वर्ल्ड, अगर आप देखिए तो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या बदला हुआ है, अब यहां पर क्यों चीजें बदली हैं, क्या कारण है, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया है कि 2035 का जो स्ट्रिक्ट बैन लगाया गया था, इसको हमें थोड़ा सा ढिलाई करने की जरूरत है, डाइल्यूट करने की जरूरत है, ताकि यहां पर जो ऑटो इंडस्ट्री है यूरोप की, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, लेकिन हाँ, इसको डाइल्यूट किया जा रहा है, और हो सकता है कि इसको फर्दर फ्यूचर में भी डाइल्यूट किया जाएगा। देखो, सबसे बड़ा शिफ्ट यहां पर यह है कि एब्सोल्यूट बैन नहीं होगा, यहां पर फ्लेक्सिबल एमिशन रिडक्शन फ्रेमवर्क लाया जाएगा। इंस्टेड ऑफ 100% जीरो एमिशन व्हीकल, अब यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कि 90% रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम न्यू कार्स बाय 2035। मतलब पहले ये बोला गया ना कि 100% रिडक्शन होना चाहिए, कोई सिंगल गाड़ी पेट्रोल या डीजल की नहीं होनी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि ये रिडक्शन को 100% ना बोलकर 90% किया जाए। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल से अर्थ में अगर आपको बताऊं, तो अभी भी 2035 से कुछ गाड़ियां ऐसी होंगी जो पेट्रोल और डीजल की मार्केट में आ सकती हैं। मतलब उसके ऊपर 100% बैन नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां अलाउ की जा रही हैं 2035 से। यहां पर 10% फ्लेक्सिबिलिटी विंडो जो दिया गया है ना, इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑटो मेकर्स हैं, दे विल बी अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रिमेनिंग 10% एमिशन गैप। कैसे?
जैसे या तो प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां वो निकालें, या फिर जो हाईली एफिशिएंट इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डीजल पेट्रोल डलवा रहे हो सपोज, तो जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है वो एक्चुअली फ्यूल को क्या करता है, मान लो पेट्रोल है, इसको बर्न करता है। अब बर्न करने के बाद जब उसमें से धुआं निकलता है तो उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वही तो एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो लेकिन अगर आपके गाड़ी में जो इंजन है उसको पूरी तरह से बंद कर देगा, ज़्यादा बंद कर देगा, तो उतना एमिशन नहीं होगा, जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में नहीं रिलीज होंगे। तो हाईली एफिशिएंट ऐसा इंजन होना चाहिए। या फिर ऐसे व्हीकल जो बायोफ्यूल से चले, बायोफ्यूल आप सब जानते हैं, प्लांट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, तो उससे जो फ्यूल क्रिएट होता है। या फिर सिंथेटिक फ्यूल पर चलें। अब बहुत से लोगों को डाउट होता है ये सिंथेटिक फ्यूल क्या होता है। देखो, इसको ई फ्यूल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैन मेड लिक्विड और गैसियस फ्यूल होता है। नॉर्मली हम बात करते हैं ना, जैसे पेट्रोल की, डीजल की, बेसिकली हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? धरती से आता है, नीचे से निकलता है। लेकिन जो सिंथेटिक फ्यूल है, ई फ्यूल है, ये हम खुद बनाते हैं। मतलब ये फैक्ट्रीज में बनती हैं, ये कहीं पर पाई नहीं जाती। और ये कैसे बनती हैं? बेसिकली जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, उसको कैप्चर किया जाता है और उसको हाइड्रोजन से कंबाइन किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे ये फ्यूल बन जाता है। लिक्विड फ्यूल भी हो सकता है, गैसियस फ्यूल भी हो सकता है। सो दे आर बेसिकली डिजाइन टू मिमिक, जैसे पेट्रोल और डीजल होता है ना, सेम उसी तरह से इसको मिमिक करता है ये बनाया हुआ फ्यूल। तो बेसिकली इसको सिंथेटिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल तो आपका एक्सट्रैक्ट होता है ना, क्रूड ऑयल बेसिकली निकलता है, लेकिन सिंथेटिक फ्यूल केमिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर। एंड जब वो बर्न होते हैं तो वो भी CO2 रिलीज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा ये वही वाला होगा जो पहले रिलीज हुआ है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आपने कैप्चर किया और उसी से फ्यूल बना दिया। ठीक है, ये सिंथेटिक फ्यूल होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो 10% का विंडो दिया जा रहा है वो इस तरह की गाड़ियों को दिया जा रहा है जो इस पर वर्क करेंगी। एंड ऐसी गाड़ियां दैट यूज लो कार्बन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, जैसे ग्रीन स्टील वगैरह हो गया। तो ये जो व्हीकल्स है उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा नेट क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को, कि उनका जो गाड़ी है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो एक प्रकार से यहां पर नो ब्लैंकेट रिटर्न ऑफ फॉसिल फ्यूल कार, ये आपको समझने की जरूरत है। ये जो अब नई पॉलिसी आई है यूरोपियन यूनियन की, उसमें ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल गाड़ियां धड़ल्ले से बिकेंगी, लेकिन हाँ कुछ लिमिटेड अमाउंट में अब बिक सकेंगी। वो मैंने आपको बता दिया कंडीशंस। अब क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना स्टैंड क्यों सॉफ्ट किया? पहले वो 100% कह रहे थे। तो क्या है ना कि यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, बहुत ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो जा रही हैं, तो वो लोग खतरे में आ गए, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ, चाइना से बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन आ रहा है। यूरोप की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट भी होना चाह रही है, लेकिन चाइना से इतनी सस्ती सस्ती गाड़ियां आ जा रही हैं यूरोप के अंदर कि कोई यूरोप की कंपनी की गाड़ी क्यों ही लेगा? क्योंकि यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो हायर लेबर कॉस्ट से जूझ रहे हैं, एक्सपेंसिव एनर्जी, स्लोअर ईवी स्केल अप से, और साथ ही साथ डिमांड भी काफ़ी कम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल्स ग्रोथ है यूरोप के अंदर वो बहुत तेजी से शार्प डाउन हुआ है। अप फ्रंट कॉस्ट क्योंकि ज़्यादा है, आपको स्टार्टिंग में काफ़ी पैसा पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। आप तो पेट्रोल डीजल तो कहीं भी जाओ आप आराम से भरवा सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सब्सिडी जैसे जर्मनी दे रहा था पहले, वो नहीं दे पा रहा है। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कंसर्न है। आप सोचिए 13 मिलियन लोग यूरोप के अंदर एम्प्लॉयड हैं ऑटो इंडस्ट्री में, लेकिन ईवी ट्रांजिशन की वजह से फैक्ट्रीज शट डाउन हो रही हैं, जॉब लॉसेज हो रहे हैं, रीजनल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा है, चाहे जर्मनी है, इटली है, ईस्टर्न यूरोप है। अच्छा, पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहा है मेंबर स्टेट से। जो जर्मनी है ना, जैसे वहाँ पर फॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज, बहुत लेजेंडरी गाड़ियाँ वहाँ पर बनती हैं, तो उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा पुश किया जा रहा है, भाई ऐसा मत करो, हम बहुत बड़े मुसीबत में आ जाएंगे। इटली, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, उन्होंने भी अपोज किया इस तरह के हार्ड बैन को। तो ये जो कंट्रीज का आर्गुमेंट यही है कि यूरोप जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर इंडस्ट्रीज ही पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, और जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री को आप ऑटोनॉमी देते हो ना, उनका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आप ऐसे कैसे थोप सकते हो? उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, बस आपने एक बार में झटके में बोल दिया। अच्छा, ग्लोबल पॉलिसी शिफ्ट भी आएगा। मतलब आप देखिए, ऑलरेडी आया है। यूएस ने ऑलरेडी डाइल्यूट किया है। ट्रम्प तो आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज तो कुछ होता ही नहीं है और पेट्रोल डीजल गाड़ी खूब बेचो।
उसको रोकना क्यों है? तो ये यूएस का जो मैंडेट है वो भी डाइल्यूट हुआ है, कंज्यूमर्स चॉइस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। चाइना का जहाँ तक सवाल है, देखो चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करता है, लेकिन उन्होंने भी कंबस्शन वाली जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां, ऐसा नहीं है उनको बैन कर दिया। यूरोपियन यूनियन को डर यही है कि वो इकलौता रहेगा पूरे दुनिया में जो इतना ज़्यादा यहाँ पर हार्म करेगा कॉम्पिटिटिवनेस को। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या चीज़ें चेंज नहीं हुई। ध्यान रखिएगा 2035 का टारगेट वहीं का वही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी डोमिनेंट फ्यूचर टेक्नोलॉजी में रहेगा। ऑटो मेकर्स को अभी भी मैसिव एमिशन रिडक्शन करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस जो है वो डिस्करेज किया जाएगा। मतलब ये जो डिसीजन अब चेंज किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ये कैलिब्रेटेड मूव है, ना कि उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन हाँ, इसको लेकर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? ऑटो मेकर्स थोड़ा सा खुश हैं। चलो, उनका कहना है चलो ये जो नई पॉलिसी है रियलिस्टिक है, इंडस्ट्री फ्रेंडली है और उनको प्लानिंग करने में आसानी होगी, टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी है, इनोवेट करने में आसानी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्लाइमेट बैकस्लाइडिंग है। उन्होंने वार्निंग दी है कि इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल में कम होगा। सिंथेटिक फ्यूल को भी क्रिटिसाइज किया कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, उसको बनाना अपने आप में डिफिकल्ट है। फिर इसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? देखो, यूरोप में एक तो क्या है, जॉब्स प्रोटेक्ट हो सकेंगी, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स रिवाइव हो सकेंगे, जो स्लो डाउन आया है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रुक जाएगा। फिर इसके अलावा ग्लोबल ऑटो मार्केट में भी इम्पैक्ट आएगा। ये एक प्रकार से प्रेसिडेंट सेट करेगा क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर, जो इन्फ्लुएंस और बाकी के जो रीजन्स हैं ना, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, भारत, इनको भी इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा, कई लोगों के मन में सवाल होगा कि भारत में अभी क्या पॉलिसी है। लेट मी टेल यू, भारत में अभी कोई डिसीजन अभी इसको लेकर लिया नहीं गया है कि क्या भारत सरकार भी 2035 में पेट्रोल डीजल को बैन करने वाली है। अभी कोई डिसीजन नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार आपने सुना होगा मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट के पर्सन, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऐसा बोल देते हैं। नितिन गडकरी जी कई बार बोल देते हैं कि अरे मैं नहीं चाहता कि 2030 से कोई गाड़ी पेट्रोल डीजल की हो। लेकिन अभी तक सरकार ने ऑफिशियल तरीके से कोई बैन नहीं लगाया है। तो ये चीज बेसिकली आपको ध्यान रखना है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि ईवी अडॉप्शन हो, क्लीनर फ्यूल हो, लेकिन बैन भारत ने भी नहीं लगाया। भारत ने बेसिकली पॉलिसी लाई है भारत स्टेज 6 की, कि भारत में अब कोई भी गाड़ी बिके वो भारत से स्टेज 6 जो कि आपका यूरो 6 स्टैंडर्ड है वो सेम है, तो उसको मीट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो आपका कम हो जाता है, काफ़ी पर्टिकुलेट मैटर कम हो जाते हैं, बाकी के पोल्यूटेंट्स कम हो जाते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही थी इतनी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो बायोगैस है उसमें बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है? इट प्राइमरीली कंसिस्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज योर लास्ट चांस। 18 सितंबर तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे हर एक यूपीएससी बैच पर। यूज करना है बस आपको ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो वहां पर आपको सहायता कर दी जाएगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए। नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।